हेलो दोस्तों, आज हम कोलाइडी विलयन वाले चैप्टर में कोलाइडी विलयन बनाने की विधि की बात कर रहे हैं। दोस्तों, हमने इससे पहले वीडियोज में कोलाइडी विलयन बनाने की जो परिक्षेपण विधियां हैं, जिनमें बड़े आकार के कणों को हमने छोटे छोटे आकार के कणों में कोलाइडी माप के आकार के कणों में परिवर्तित किया, और उसके अंतर्गत हमने 3 विधियों का अध्ययन किया। नंबर 1 यांत्रिक परिक्षेपण विधि, जिसमें हमने कोलाइडी चक्की का प्रयोग किया। नंबर 2 ब्रेडिंग कार्ग विधि, जिसके द्वारा हमने धातुओं के कोलाइडी विलयन प्राप्त किए। और नंबर 3 पैक्टीकरण विधि, इसके द्वारा हमने किसी ताजे बने हुए अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में परिवर्तित किया। दोस्तों, आज हम कोलाइडी विलयन बनाने की दूसरी जो विधि है, संघनन विधियां, उनकी बात करते हैं। संघनन का मतलब हम जानते हैं कि इसमें अपने पास छोटे छोटे आकार के कण होते हैं, और उन छोटे छोटे आकार के जो कण होते हैं, उन छोटे छोटे आकार के कणों को कोलाइडी माप के आकार के कणों में परिवर्तित किया जाता है। यदि हम संघनन विधि की बात करें, तो जब परिक्षिप्त प्रावस्था के छोटे छोटे कणों को संघनित करके कोलाइडी माप के आकार के कणों में परिवर्तित किया जाता है, तो ऐसी विधियां कहलाती हैं संघनन विधियां। दोस्तों, हम संघनन विधि की बात करें तो संघनन विधि में हम एक तो पढ़ते हैं रासायनिक विधियां। रासायनिक विधि में हम 4 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ेंगे, और एक हम बात करेंगे भौतिक विधियों की। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, रासायनिक विधियों द्वारा कोलाइडी विलयन कैसे बनाते हैं। हम इसके अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 कि ऑक्सीकरण विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन किस तरीके से बनाए जाते हैं। ऑक्सीकरण क्या होता है, ये हमने 10th 11th क्लास में पढ़ा है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है, ऑक्सीकरण होता है। इस विधि के द्वारा हम एग्जाम्पल देते हैं, या तो अपने पास सल्फर है, सल्फर का कोलाइडी विलयन बनाना है, सेलेनियम का कोलाइडी विलयन बनाना है, या आयोडीन का कोलाइडी विलयन बनाना है। अर्थात इन अधातुओं के यदि अपने को कोलाइडी विलयन बनाने हैं, तो इन अधातुओं के कोलाइडी विलयन को हम बनाते हैं ऑक्सीकरण विधि के द्वारा। कहने का मतलब, इस विधि के द्वारा सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन जैसी अधातुओं के कोलाइडी विलयन बनाते हैं। अब दोस्तों, हम इस विधि के द्वारा बनाते कैसे हैं। यदि अपने पास ब्रोमीन जल है, और इस ब्रोमीन जल में यदि हमने H2S गैस प्रवाहित की, तो ब्रोमीन जल में H2S गैस प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन का यहां निष्कासन होगा। अब बताओ, हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, तो कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण। 2H 2Br, ये तो आपस में मिलकर क्या बना देंगे, 2HBr। और बताओ हमको किसका कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा, सल्फर का। मजेदार बात यह है कि जो अपने को ये कोलाइड विलयन प्राप्त होगा, इसका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य का होगा। हमने ये सल्फर का कोलाइडी विलयन बना दिया। अब इसमें हमने इसको अभिक्रिया को ऑक्सीकरण क्यों कहा, क्योंकि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का निष्कासन होता है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। या इसके अलावा अपने पास नाइट्रिक अम्ल है, HNO3। नाइट्रिक अम्ल के हमने 2 अणु लिए, और नाइट्रिक अम्ल में हमने प्रवाहित किया H2S गैस। अब H2S गैस प्रवाहित करने पर वही इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। 2H, 2H, 2 ऑक्सीजन लेकर ये 2 जल के अणु बनाते हैं। 1 NO2, 2 NO2 बन जाते हैं, और वही हमको इस अभिक्रिया में सल्फर का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। ये सल्फर का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो गया। इसी प्रकार यदि दोस्तों हमको आयोडीन का कोलाइडी विलयन बनाना है, तो आयोडीन का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए हम हाइड्रोजन आयोडाइड लेते हैं, और हाइड्रोजन आयोडाइड की क्रिया कराते हैं हाइड्रो आयोडिक अम्ल से। हाइड्रो आयोडिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HiO3। यहां हमने इसके 5 अणु लिए, 5 और 1 6 अपने पास हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 3 जल के अणु बनेंगे, और अपने को प्राप्त हो जाएगा आयोडीन का कोलाइडी विलयन। दोस्तों, जो अपने को ये कोलाइडी प्राप्त होते हैं, कोलाइडी विलयन, इनमें इन कणों की साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य की होती है। तो ये तो थी पहली विधि, ऑक्सीकरण विधि, जिसके द्वारा हमने सल्फर,
सेलेनियम, आयोडीन जैसी अधातुओं के कोलाइडी विलयन प्राप्त किए। हाँ दोस्तों, हम दूसरी विधि की अब बात करते हैं। कोलाइडी विलयन बनाने की दूसरी विधि हम देखते हैं अपचयन। दोस्तों, यदि हम अपचयन विधि की बात करें तो इस विधि के द्वारा हम सोना, चांदी या इसके अलावा प्लेटिनम, इन भारी धातुओं का कोलाइडी विलयन इस विधि के द्वारा बनाया जाता है। हमने जो ऊपर वाली विधि की बात की थी ऑक्सीकरण, इस विधि के द्वारा हमने सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन जैसी अधातुओं का कोलाइडी विलयन बनाया। अब हम दूसरी विधि की बात कर रहे हैं, अपचयन विधि। इस विधि के द्वारा सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि जैसी भारी धातुओं के कोलाइडी विलयन बनाते हैं। और दोस्तों, यदि हम दूसरी बात करें, इस विधि में यदि हम अपचायक के रूप में प्रयुक्त करें तो इस विधि में हम अपचायक के रूप में प्रयुक्त करते हैं स्टेनस क्लोराइड को। या तो अपचायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है स्टेनस क्लोराइड SnCl2, या इस विधि में अपचायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO। या इस विधि में अपचायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है टैनिक अम्ल। इनको हम इस विधि में अपचायक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। दोस्तों, हम ये जानते हैं, यदि हम Sn पर बात करें, Sn पर +2 आवेश, Sn पर +4 आवेश, कम संयोजकता में नाम के पीछे अस लगाते हैं, अधिक में नाम के पीछे इक लगाते हैं। यदि ये वाली कंडीशन है तो इसको बोलेंगे स्टेनस, और यदि ये वाली कंडीशन है तो इसको बोलेंगे स्टेनिक। यदि हम यहां दोनों के नाम दें तो इसका नाम तो होगा स्टेनस क्लोराइड, क्योंकि यहां Sn पर +2 आवेश है। और यदि हम इसका नाम दें तो इसका नाम अपने पास होगा स्टेनिक, क्योंकि यहां Sn पर +4 आवेश है। तो हमने यहां स्टेनस क्यों लिखा है? क्योंकि यहां Sn पर +2 आवेश है। तो एक बार मैं दोबारा बोल दूं, इस विधि के द्वारा सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसी भारी धातुओं के कोलाइडी विलयन बनाते हैं। और इस विधि में हम अपचायक के रूप में स्टेनस क्लोराइड को प्रयुक्त करेंगे, या फॉर्मेल्डिहाइड को प्रयुक्त करेंगे, या टैनिक अम्ल को प्रयुक्त करेंगे। अब दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस विधि के द्वारा सोने का कोलाइडी विलयन कैसे बनाते हैं। इस विधि के द्वारा सोने का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए हम लेते हैं ऑरिक क्लोराइड। ये ऑरिक क्लोराइड का फॉर्मूला है ऑरिक क्लोराइड, और इस ऑरिक क्लोराइड को हम अपचयित कराते हैं स्टेनस क्लोराइड से। स्टेनस क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SnCl2। ये ऑरिक क्लोराइड है और इसको हमने अपचयित कराया स्टेनस क्लोराइड द्वारा। अब बताओ, इसको जब अपचयित कराएंगे तो इस समीकरण को संतुलित करने के लिए इसके तो 2 अणु लेते हैं, इसके 3 अणु लेते हैं। इस अभिक्रिया में से ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन होगा, क्योंकि अभिक्रिया कौन सी है? अपचयन। अपचयन होता क्या है? जिसमें से ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है। यहां 6Cl है, 6Cl का निष्कासन होगा, 6Cl इसके साथ जुड़ेगी तो अपने पास ये क्या हो जाएगा? 3SnCl4। और हमको बताओ किसका कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा? सोने का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा। यदि ये स्टेनस क्लोराइड है, मैं इसका नाम दूं तो बताओ इसका नाम क्या बोलूंगा मैं? स्टेनिक क्लोराइड। क्यों बोलूंगा स्टेनिक क्लोराइड? क्योंकि यहां Sn पर +4 आवेश है। तो अब यदि इसको कैसे बोलेंगे? यदि हमको सोने का कोलाइडी विलयन बनाना है तो सोने का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए हम ऑरिक क्लोराइड को स्टेनस क्लोराइड से अपचयित कराते हैं, जिससे हमें सोने का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। और दोस्तों, इसमें जो कोलाइड बना है, इसमें यदि हम इसके कोलाइडी कणों की साइज देखें तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होती है। या दूसरी विधि हम देखना चाहें, अपने पास ऑरिक क्लोराइड है, 2AuCl3 2 अणु ले लिए हमने। हम चाहें तो इसको फॉर्मेल्डिहाइड से भी अपचयित करा सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड के हमने 3 अणु लिए, हमने इसमें जल भी मिला दिया। तो बताओ अपने पास क्या होगा? जो SCHO है ये तो परिवर्तित हो जाएगा HCOOH में। कितने Cl है अपने पास? 6 प्लस अपने पास बन जाएंगे 6 HCl। और बताओ हमको वही किसका कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा? सोने का।
ये सोने का कोलाइडी विलयन बन गया। यहां हमने इस अभिक्रिया में अपचायक के रूप में काम में लिया स्टेनस क्लोराइड, यहां हमने इस अभिक्रिया में अपचायक के रूप में काम में लिया फॉर्मेल्डिहाइड। समीकरण को संतुलित कर लेंगे हम। तो ये अपने पास सोने का कोलाइडी विलयन बना है, और जो ये सोने का कोलाइडी विलयन होता है ये अपने पास होता है बैंगनी रंग का होता है, और इसको हम बोलते हैं कैसियस का पर्पल। यदि हम इसका एक नाम दें तो इसको हम बोलते हैं कैसियस का पर्पल। ये नाम ध्यान रखना है। जो सोने का कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त होता है ये बैंगनी रंग का होता है, और इसे कहा जाता है कैसियस का पर्पल। इसी प्रकार यदि सपोज करिए अपने को चांदी का कोलाइडी विलयन बनाना है इस विधि के द्वारा, तो हम चांदी के कोलाइडी विलयन को बनाने के लिए क्या करते हैं, AgCl लेते हैं और इसको हम अपचयित कराते हैं टैनिक अम्ल के द्वारा। जब AgCl को टैनिक अम्ल के द्वारा अपचयित कराते हैं तो बताओ हमको किसका कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है, चांदी का। तो दोस्तों ये दूसरी विधि थी अपने पास कि अपचयन विधि के द्वारा हमने कोलाइडी विलयन किस तरीके से बनाए। तो एक बार मैं दोबारा बोल दूं, सोने, चांदी, प्लेटिनम जैसी भारी धातुओं के कोलाइडी विलयन इस विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। इस विधि में हम अपचायक के रूप में या तो स्टेनस क्लोराइड या फॉर्मेल्डिहाइड या टैनिक अम्ल को प्रयुक्त करते हैं। यदि हमको सोने का कोलाइडी विलयन बनाना है तो इसका कोलाइडी विलयन बनाने के लिए हमने ऑरिक क्लोराइड को स्टेनस क्लोराइड से अपचयित कराया, जिससे हमें सोने का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो गया। या और दूसरा, यदि हमने ऑरिक क्लोराइड लिया, इसे फॉर्मेल्डिहाइड से अपचयित कराया, तो भी हमें सोने का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो गया। जो हमें सोने का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है यह बैंगनी रंग का होता है, और इसे कैसियस का पर्पल भी कहते हैं। इसी प्रकार यदि अपने को चांदी का कोलाइडी विलयन बनाना है तो इसका कोलाइडी विलयन बनाने के लिए हम AgCl को टैनिक अम्ल द्वारा अपचयित कराते हैं, जिससे हमको चांदी का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। अब दोस्तों यदि हम रासायनिक विधियों में तीसरी विधि की बात करें तो तीसरी विधि अपने पास होती है जल अपघटन। जल अपघटन विधि के द्वारा हम कोलाइडी विलयन किस प्रकार से बनाते हैं। इस विधि के द्वारा यदि अपने पास धातु हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन अपने को बनाना है, धातु हाइड्रोक्साइड का, दोस्तों मैंने तुमको पहले बताया कि अपने पास जितनी भी ये विधियां हैं इनके द्वारा हम द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन तैयार करते हैं। और द्रव विरोधी में हमने एग्जांपल पढ़ा धातु हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन। तो सब विधियों में हम देख रहे हैं या तो किसी के द्वारा धातु का कोलाइडी विलयन बन रहा है या किसी विधि द्वारा धातु हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बन रहा है। तो जो जल अपघटन विधि है इस विधि के द्वारा हम धातु हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन बनाते हैं। अपने पास जैसे यदि अपने को फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनाना है या अपने को एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनाना है, कहने का मतलब यदि अपने को इन धातु हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनाना है तो इनको बनाने के लिए हम जल अपघटन विधि को प्रयुक्त करते हैं। अब इसके द्वारा हम जल अपघटन का मतलब जल के द्वारा इनका अपघटन करना है, जल से इनकी क्रिया कराते हैं। तो हम क्या करते हैं, यदि अपने को इन धातु हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनाना है तो हम इन धातुओं के लेते हैं लवण। हमने जैसे इसका कोलाइडी विलयन बनाना है तो हमने ये लवण ले लिया FeCl3। यदि हमको इस धातु हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनाना है तो हमने इस धातु का ये लवण ले लिया AlCl3 और इसका कराया जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब जल से क्रिया। यहां हम जल अपघटन में जल के कितने अणु लेते हैं, 3 जल के अणु लेंगे तो बताओ अपने पास क्या होगा, 3H प्लस के 3Cl माइनस के 3 तो बन जाएंगे अपने पास HCl। और बताओ हमको किसका कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार यदि अपने को बताओ इस धातु हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनाना है तो इसके लिए हमने क्या किया, इसका पहले लिया लवण, इसको किया हमने जल अपघटित 3 जल के अणु से, तो बताओ हमको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो गया। और यहां जो ये कोलाइडी विलयन प्राप्त होते हैं यदि हम इनके साइज की बात करें तो बताओ इनका साइज वही 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य का होता है।
तो दोस्तों ये तीसरी विधि है अपने पास जल अपघटन। द्वारा मैं बोल दूं, इस विधि के द्वारा हम एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन आदि धातु हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन बनाते हैं। और इस विधि के द्वारा धातु हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए इनके लेते हैं लवण। यदि इसका बनाना है तो ये लवण लिया, इसका बनाना है तो इसका ये लवण लिया, और इनका कराया जल अपघटन। जब इनका जल अपघटन कराया जाता है तो हमें ये धातु हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। दोस्तों ये थी तीसरी विधि। अब हम चौथी विधि की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं द्विक अपघटन या उभय अपघटन। द्विक अपघटन या उभय अपघटन। दोस्तों हम इस विधि की बात करें तो इस विधि के द्वारा जो अविलेय लवण होते हैं उनके कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। जैसे अपने पास आर्सेनिक ऑक्साइड है AS2O3, आर्सेनिक ऑक्साइड, हमने इसमें की H2S गैस प्रवाहित, H2S से इसकी क्रिया कराई। H2S से क्रिया कराने पर अपने पास क्या होगा, आर्सेनिक सल्फाइड, यानी यहां से H2S के हमने लिए 3 अणु, 3 अणु में यहां इसका द्विक अपघटन का मतलब इसका भी अपघटन होगा, इसका भी अपघटन होगा, यहां से निकलेगा O3 बाहर, यहां से ये S O के स्थान पर आकर जुड़ जाएंगे, और जो ऑक्सीजन है वो H2 के साथ बाहर निकल जाएगी। बताओ अपने पास किसका कोलाइडी विलयन प्राप्त हो गया, AH2S3 प्लस 3 जल के अणु बाहर निकाल दिए, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो गया। इसमें द्विक अपघटन का मतलब इसका भी अपघटन होता है, इसका भी अपघटन होता है। इसके अपघटन में इस ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फर को रख दिया, यहां इसके अपघटन में इस सल्फर के स्थान पर ऑक्सीजन को रख दिया। तो दोस्तों ये थी 4 विधियां संघनन विधि के अंतर्गत जो रासायनिक विधियां हैं अपने पास। उसमें पहली विधि थी अपने पास ऑक्सीकरण, दूसरी विधि थी अपने पास अपचयन, तीसरी विधि थी अपने पास जल अपघटन, और चौथी विधि थी अपने पास द्विक अपघटन। हमने इस विधि के द्वारा सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन जैसी अधातुओं के कोलाइडी विलयन बनाए। हमने इस विधि के द्वारा सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसी भारी धातुओं के कोलाइडी विलयन बनाए। हमने इस विधि के द्वारा धातु हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन प्राप्त किया, और हमने इस विधि के द्वारा जो अविलेय लवण होते हैं उनके कोलाइडी विलयन प्राप्त किए। तो दोस्तों ये तो थी अपने पास रासायनिक विधियां। अब दोस्तों हम कोलाइडी विलयन बनाने की भौतिक विधियों की बात करते हैं कि हम किन किन भौतिक विधियों के द्वारा कोलाइडी विलयन का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए हम 3 विधियों का प्रयोग करते हैं। नंबर 1, पहली विधि हम देखेंगे विलायक के विनिमय से। विलायक के विनिमय से। दूसरी विधि हम देखेंगे अति शीतलन द्वारा, बहुत अधिक ठंडा करना, अति शीतलन द्वारा। और तीसरी विधि हम बात करेंगे भौतिक विधियों में भौतिक अवस्था में परिवर्तन से। भौतिक अवस्था में परिवर्तन से। दोस्तों ये 3 भौतिक विधियां हैं। इन 3 भौतिक विधियों के द्वारा हम कोलाइडी विलयन का निर्माण किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें, हम देखते हैं विलायक के विनिमय से कोलाइडी विलयन किस तरीके से बनाए जाते हैं। हमने माना अपने पास कोई भी पदार्थ है, हम अभी एग्जांपल लेंगे, और हमने 2 प्रकार के विलायक लिए। एक ले लिया हमने विलायक फर्स्ट, एक हमने ले लिया विलायक सेकंड। अब यदि अपने पास ये पदार्थ जो है वो इस विलायक में तो है विलेय, अब जब वो इसमें विलेय है तो इस पदार्थ का इस विलायक के साथ आसानी से कोलाइडी विलयन बनाया जा सकता है। लेकिन ये पदार्थ इस विलायक में अविलेय है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इस पदार्थ का इस विलायक में कोलाइडी विलयन नहीं बनाया जा सकता। लेकिन दोनों विलायकों में खास बात क्या है कि ये दोनों विलायक जो होते हैं वो एक दूसरे में मिश्रणीय होते हैं। अब बताओ ये दोनों विलायक एक दूसरे में आसानी से घुल सकते हैं। यदि हमसे ये कहा जाए कि बताओ इस पदार्थ का हमको इस विलायक के साथ
कोलाइडी विलयन बनाना है। तो हम इस विलायक के साथ इसका कोलाइडी विलयन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जानते हैं ये पदार्थ इस विलायक में विलय है और ये पदार्थ इस विलायक में अविलय है और दोनों विलायक एक दूसरे में मिश्रणीय हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पदार्थ का इस विलायक के साथ विलयन बनाएंगे और ये पदार्थ इसमें आसानी से विलय हो जाता है। फिर हम इसके पश्चात इसमें विलय करने के बाद इसको इस विलायक में डालते हैं। अब बताओ, दोनों विलायक एक दूसरे में मिश्रणीय थे तो अपने पास इस पदार्थ का इस विलायक के साथ भी कोलाइडी विलयन तैयार हो जाएगा। कहने का मतलब हम इसको किस तरीके से समझाएं, यानी किस तरीके से इसको हम बोले कि जब कोई पदार्थ एक विलायक में विलय हो, दूसरे विलायक में अविलय हो और दोनों विलायक यदि एक दूसरे में मिश्रणीय होते हैं तो विलायकों को बदलकर उस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाया जा सकता है। दोस्तों, यदि हम इसको एग्जांपल देखें, यदि हमने पदार्थ में ले लिया, अपने पास सल्फर है और हमने यहां दो विलायक ले लिए, एक विलायक तो ले लिया हमने एल्कोहल और एक विलायक हमने यहां ले लिया जल। दोनों विलायकों की यदि हम बात करें तो हम जानते हैं कि दोनों विलायक जो होते हैं एल्कोहल और जल, दोनों एक दूसरे में मिश्रणीय होते हैं, दोनों आसानी से एक दूसरे में घुल जाते हैं। अब जो सल्फर होता है वो एल्कोहल में होता है विलय, लेकिन सल्फर जल में क्या होता है, सल्फर जल में अविलय होता है। अब बताओ, सल्फर एल्कोहल के साथ तो आसानी से घुल जाएगा, आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेगा, लेकिन सल्फर का जल के साथ कोलाइडी विलयन नहीं बनता। तो हम क्या करेंगे, यदि हमको सल्फर का जल के साथ कोलाइडी विलयन बनाना है तो पहले हम सल्फर को एल्कोहल में घोलेंगे और फिर इसकी अल्प मात्रा को किसमें डालेंगे, जल में, जिससे बताओ सल्फर का किसके साथ भी कोलाइडी विलयन बन जाता है, जल के साथ भी। तो दोस्तों, इस तरीके से हम विलायकों को बदलकर या विलायकों के आपस में विनिमय से कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। तो एक बार मैं दोबारा बोल दूं, जब कोई पदार्थ एक विलायक में विलय हो, दूसरे विलायक में अविलय हो और दोनों विलायक एक दूसरे में मिश्रणीय होते हैं तो इन विलायकों के परस्पर विनिमय से कोलाइडी विलयन बनाया जा सकता है। जैसे सल्फर एल्कोहल में विलय होता है, सल्फर जल में अविलय होता है, एल्कोहल और जल दोनों एक दूसरे में मिश्रणीय होते हैं। पहले हम सल्फर को एल्कोहल में विलय करते हैं, फिर इसकी अल्प मात्रा को जल में डालते हैं, जिससे सल्फर का जल के साथ भी कोलाइडी विलयन बन जाता है। तो दोस्तों, ये तो पहली विधि अपने पास है कि विलायक के विनिमय से कोलाइडी विलयन किस प्रकार बनाया जाता है। अब दोस्तों, हम दूसरी विधि देखते हैं कि अति शीतलन विधि द्वारा हम कोलाइडी विलयन कैसे बनाते हैं। अति शीतलन में यदि अपने पास कोई भी वास्तविक विलयन है, वास्तविक विलयन हमने लिया और यदि हमने इस वास्तविक विलयन का अति शीतलन किया, यानी वास्तविक विलयन को बहुत अधिक ठंडा किया, तो वास्तविक विलयन का अति शीतलन करने पर क्या होता है, जो वास्तविक विलयन है उसमें विलेयता कम हो जाती है और विलेयता कम होने पर जो विलय के कण अपने पास होते हैं वो विलय के कण कोलाइडी माप के आकार में परिवर्तित हो जाते हैं, कोलाइडी माप के आकार में परिवर्तित हो जाते हैं। हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझें। मैंने इसमें क्या बताया, यदि अपने पास कोई भी वास्तविक विलयन है और हमने उसका अति शीतलन किया, बहुत अधिक ठंडा किया, तो उसमें अपने पास विलय की विलेयता कम हो जाती है। विलेयता कम होने पर जो विलय के कण है वो कोलाइडी माप के आकार के कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि अपन इसका एग्जांपल दें कि अपने पास कोई भी कार्बनिक विलायक है और कार्बनिक विलायक जैसे अपने पास है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म अपने पास है, हमको क्या करना है, जल को लेना है और जल का क्लोरोफॉर्म में कोलाइडी विलयन बनाना है। यदि हमको जल का क्लोरोफॉर्म में कोलाइडी विलयन बनाना है तो हम क्या करते हैं, जल और क्लोरोफॉर्म को बहुत अधिक ठंडा करते हैं। जब जल और क्लोरोफॉर्म को बहुत अधिक ठंडा करते हैं तो जल के अणु स्वतंत्र नहीं रह पाते हैं और जल जो होता है वो क्लोरोफॉर्म के साथ कोलाइडी विलयन बना लेता है।
तो हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बनिक विलायक है जैसे क्लोरोफॉर्म है, ईथर है, यदि हमको इनमें जल का कोलाइडी विलयन बनाना है तो हम इसके लिए क्या करते हैं, पहले जो कार्बनिक विलायक और जल है इसके मिश्रण को बहुत अधिक ठंडा करते हैं, जिससे इसमें जल के अणु स्वतंत्र नहीं रह पाते और जल का क्लोरोफॉर्म के साथ कोलाइडी विलयन तैयार हो जाता है। दोस्तों, दूसरी विधि जो अपने पास है कि अति शीतलन के द्वारा हम कोलाइडी विलयन किस प्रकार से बनाते हैं। तीसरी विधि अपने पास होती है भौतिक अवस्था में परिवर्तन से। यदि हम अपने पास बात करें, कोई भी पदार्थ है उसको बहुत अधिक हमने गर्म किया, गर्म करने पर जो उस पदार्थ की वाष्प बनती है उस वाष्प को हमने किसी द्रव में प्रवाहित किया। जब किसी पदार्थ को गर्म करके उसकी वाष्प को किसी द्रव में प्रवाहित किया जाता है तो हमको उस पदार्थ का क्या प्राप्त हो जाता है, कोलाइडी विलयन। यानी यहां हमने भौतिक अवस्था परिवर्तित कर दी, हमने वाष्प को प्रवाहित किया द्रव में, जिससे उस पदार्थ का हमको क्या प्राप्त हो गया, कोलाइडी विलयन। यदि हम इसमें एग्जांपल दें, अपने पास मरकरी है या सल्फर है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले मरकरी या सल्फर लेते हैं और इनकी वाष्प को हम अमोनियम लवण युक्त जल में प्रवाहित करते हैं, अमोनियम लवण युक्त जल में प्रवाहित करते हैं। अमोनियम लवण युक्त जल में प्रवाहित करने पर हमको मरकरी और सल्फर का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, द्वारा मैं बोल दूं, अपने पास तीन विधियां हैं भौतिक विधियां। नंबर पहली विधि अपने पास है विलायक के विनिमय से, नंबर दूसरी विधि अपने पास है अति शीतलन से, और नंबर तीसरी विधि अपने पास है भौतिक अवस्था में परिवर्तन से। मैं एक बार और बोल दूं, विलायक के विनिमय में जब कोई पदार्थ एक विलायक में विलय हो, दूसरे विलायक में अविलय हो, तो विलायकों को बदलकर उस पदार्थ का उस विलायक में कोलाइडी विलयन बनाया जा सकता है। पहली बात, हम जानते हैं वास्तविक विलयन का यदि हम अति शीतलन करें तो वहां विलेयता का मान कम हो जाता है और विलयन में जो विलय के कण होते हैं वो कोलाइडी माप के आकार में परिवर्तित हो जाते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा सकते हैं कि यदि अपने पास कोई कार्बनिक विलायक है जैसे क्लोरोफॉर्म है या ईथर है, हमको जल का कोलाइडी विलयन बनाना है इसमें क्लोरोफॉर्म में, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को बहुत अधिक देर तक ठंडा करते हैं। जब इन दोनों को बहुत अधिक देर तक ठंडा करते हैं मिलाकर, तो जल के अणु स्वतंत्र नहीं रह पाते और जल का जो है अपने पास वो क्लोरोफॉर्म में कोलाइडी विलयन तैयार हो जाता है। तीसरी भौतिक अवस्था में परिवर्तन से मरकरी या सल्फर के जो कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं वो इनकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन करके बनाए जाते हैं। मरकरी या सल्फर की वाष्प को हम अमोनियम लवण युक्त जल में प्रवाहित करते हैं, जिससे हमको मरकरी और सल्फर के कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी अपने पास कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां। तो दोस्तों, अभी हमने कोलाइड विलयन बनाने की विधि की बात की। देखो दोस्तों, पूरा चैप्टर हमने शुरुआत में सबसे पहले देखा कि कोलाइड क्या होता है, फिर हमने कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण किया विभिन्न मापदंडों के आधार पर। उसके बाद हमने कोलाइड विलयन बनाने की विधियों की बात की कि किन किन विधियों से हम कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो कोलाइडी विलयन हमने बनाए हैं उनमें अनेक विलय पदार्थ की अशुद्धियां या वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धियां पाई जाती हैं। तो हमको अब क्या करना है, जो कोलाइडी विलयन में वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धियां हैं या अन्य अशुद्धियां हैं उनको अलग करना है, अर्थात हमको अब कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण करना है। दोस्तों, कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की हम यहां तीन विधियों की बात करेंगे। नंबर एक, पहली विधि हम देखेंगे अपोहन, कि अपोहन विधि के द्वारा हम कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण कैसे करते हैं। नंबर दूसरी विधि की बात करेंगे हम विद्युत अपोहन, कि विद्युत अपोहन विधि के द्वारा हम कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण कैसे करते हैं, विद्युत अपोहन इस विधि के द्वारा। और नंबर तीसरी विधि की यदि हम बात करें तो तीसरी विधि अपने पास होती है अति सूक्ष्म निस्पंदन। अति सूक्ष्म निस्पंदन इस विधि के द्वारा हम कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण कैसे करते हैं। दोस्तों, अपने पास कोलाइडी विलयन, इसका अपने को करना है शुद्धिकरण। शुद्धिकरण की ये तीन विधियां हैं। पहली विधि अपने पास है अपोहन, दूसरी विधि अपने पास है विद्युत अपोहन और तीसरी विधि अपने पास है अति सूक्ष्म निस्पंदन। दोस्तों, अब हम कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण में
पहली विधि देखते हैं अपोहन, कि अपोहन विधि के द्वारा हम कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण कैसे करते हैं। इस विधि में अपने पास कोलाइडी विलयन है, हमने कोलाइडी विलयन ले लिया और इस कोलाइडी विलयन में वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धियां हैं, ये हमने वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धि ले ली। कोलाइडी विलयन में वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धियां हैं, वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धि। हमको क्या करना है, अपोहन विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन में से इस वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धि को दूर करना है। दोस्तों, इस अशुद्धि को दूर करने के लिए दो बातें हम जानते हैं कि जो अपने पास कोलाइडी कण होते हैं उन कोलाइडी कण की साइज हमको पता है कि कोलाइडी कणों की साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होती है, कोलाइडी कणों की साइज। और दोस्तों, दूसरी बात हम यह भी जानते हैं, जो ये कोलाइडी कण होते हैं ये चर्मपत्र या जांतव झिल्ली, चर्मपत्र या जांतव झिल्ली में से होकर ये कण विसरित नहीं होते हैं। इस बात का हम यहां फायदा उठाएंगे। मैंने दो बातें बोली हैं कि कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं उनकी साइज होती है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य, और जो ये कोलाइडी कण होते हैं ये चर्मपत्र या जांतव झिल्ली में से होकर विसरित नहीं होते। जो इसमें वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धियां होती हैं, वैद्युत अपघट्ट जिसमें आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए, जो अपने आसानी से अपने आयनों में टूट जाए, जैसे NaOH है, KOH है, NaCl है। दोस्तों, यदि हम इनकी साइज देखें तो इनकी साइज अपने पास होती है 1 नैनोमीटर से भी कम। इसी का फायदा यहां अपने को मिलेगा। ये जो वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धियां होती हैं ये अशुद्धियां चर्मपत्र या जांतव झिल्ली में से होकर आसानी से विसरित हो जाती हैं। तो मैंने यहां दो बातें बोली हैं कि अपने पास कोलाइडी विलयन में वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धियां हैं, अपने को कोलाइडी विलयन में से वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धि को दूर करना है। कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं उनकी साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होती है, और जो कोलाइडी कण होते हैं वो चर्मपत्र या जांतव झिल्ली में से होकर विसरित नहीं होते हैं। लेकिन जो इसमें वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धियां हैं उनकी साइज जो होती है वो 1 नैनोमीटर से कम होती है, और ये आसानी से चर्मपत्र या जांतव झिल्ली में से होकर विसरित हो जाती है। अब अपने को क्या करना है, यदि अपने को इस विलयन में से इस अशुद्धि को अलग करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चर्मपत्र या जांतव झिल्ली से बना एक थैला लेते हैं। हमने एक थैला लिया चर्मपत्र या जांतव झिल्ली से बना हुआ, हम यहां लिख सकते हैं जो ये थैला है ये किससे बना हुआ है, चर्मपत्र या जांतव झिल्ली से बना थैला है, चर्मपत्र या जांतव झिल्ली से बना थैला। जिस भी कोलाइडी विलयन का अपने को शुद्धिकरण करना है उस कोलाइडी विलयन को हम इस चर्मपत्र या जांतव झिल्ली से बने थैले में भर लेते हैं। हमने ये कोलाइडी विलयन ले लिया, हमको इस कोलाइडी विलयन का करना है शुद्धिकरण, कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण करना है। इस कोलाइडी विलयन को हमने इस थैले में भर लिया। अब बताओ इस कोलाइडी विलयन में वैद्युत अपघट्ट की क्या है, ये अशुद्धियां। फिर हम क्या करते हैं, इस थैले को किसी एक जल से भरे हुए पात्र में लटका देते हैं। हमने जल से भरा हुआ एक पात्र लिया और इस जल से भरे हुए पात्र में हमने इस थैले को लटका दिया। यहां हम जल की तेज धारा प्रवाहित करेंगे, प्रेशर के रूप में जल प्रवाहित करेंगे, यहां हम इस जल को बाहर निकालने का मार्ग बनाएंगे। अब बताओ हमने इस थैले को, जो चर्मपत्र या जांतव झिल्ली से बना हुआ थैला है, इस थैले को जल से भरे हुए पात्र में लटका दिया। अब क्या होगा दोस्तों इसमें, अब देखिए, अब इसमें बताओ थैले के अंदर कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी कण है, थैले में वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धियां हैं। हम जानते हैं कोलाइडी जो कण है वो तो चर्मपत्र या जांतव झिल्ली में से होकर विसरित नहीं होते, लेकिन दोस्तों इसमें जो वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धियां हैं वो आसानी से इन झिल्लियों में से होकर विसरित हो जाती है। यहां विसरण की क्रिया होती है। दोस्तों विसरण में होता क्या है, कोई भी पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करता है,
अब बताओ यहां जो अशुद्धियां हैं, वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धियां, वहां इनकी सांद्रता अधिक है और यहां अशुद्धियों की सांद्रता कम है। तो ये अशुद्धियां क्या करेंगी? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करेंगी। और हम जानते हैं कि अशुद्धियों के कण आसानी से इन झिल्लियों में से होकर विसरित हो जाते हैं। तो बताओ क्या होगा? जैसे ही जल की तेज धारा प्रवाहित करेंगे, तो जल की तेज धारा प्रवाहित करने पर अशुद्धियों के कण इन झिल्लियों में से होकर विसरित हो जाते हैं। ये अशुद्धियों के कण विसरित होंगे अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यानी इन झिल्लियों में से होकर ये बाहर निकल जाएंगे जल के साथ। तुम कहोगे साहब कोलाइडी कण बाहर क्यों नहीं निकलते? दोस्तों कोलाइडी कण इसलिए बाहर नहीं निकलते क्योंकि इनके कणों की साइज होती है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य। और हम जानते हैं कि ये कण चर्मपत्र या जांतव झिल्ली में से होकर बाहर नहीं निकलते। तो दोस्तों इस तरीके से ये अशुद्धियां जल के साथ बाहर निकल जाती है और कोलाइडी विलयन अपने पास जो है वो शुद्ध कोलाइडी विलयन शेष रह जाता है। इस विधि को हम बोलते हैं अपोहन। जो इस विधि में जो ये उपकरण प्रयुक्त किया जाता है, इस उपकरण को हम बोलते हैं अपोहक। यदि हम इसका नाम दें तो इस उपकरण को हम बोलते हैं अपोहक। यदि हम इस पूरे की हिंदी बोलें, किस तरीके से हम इसको लिखेंगे? हम कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की पहली विधि की बात कर रहे हैं। अपोहन विधि क्या होती है? तो अपोहन विधि की यदि हम परिभाषा लिखें कि अपोहन किसे कहते हैं, तो यह वह विधि जिसके द्वारा कोलाइडी विलयन में उपस्थित वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धियों को उपयुक्त झिल्लियों में से होकर विसरित करते हैं, तो इस विधि को बोलते हैं अपोहन। और इस विधि में जो उपकरण प्रयुक्त किया जाता है उस उपकरण को बोलते हैं अपोहक। द्वारा मैं बोल दूं दोस्तों, अपोहन किसे कहते हैं? वह विधि जिसके द्वारा कोलाइडी विलयन में उपस्थित वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धियों को उपयुक्त झिल्लियों में से होकर विसरित करते हैं, तो इस विधि को बोलते हैं अपोहन। और इस विधि में जो उपकरण प्रयुक्त किया जाता है उसको बोलते हैं अपोहक। दोस्तों यदि हमसे पूछा जाए इस विधि का सिद्धांत क्या है, तो दोस्तों इस विधि का सिद्धांत यह है कि जो कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं वो तो चर्मपत्र या जांतव झिल्ली में से होकर विसरित नहीं होते, लेकिन इनमें जो वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धियां होती हैं वो आसानी से इन झिल्लियों में से होकर यानी विसरित हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। अब यदि हमको इस विधि का वर्णन बोलना है कि हमने किस तरीके से कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण किया, तो इस विधि में सबसे पहले हमने चर्मपत्र या जांतव झिल्ली से बना एक थैला लिया। जिस भी कोलाइडी विलयन का हमको शुद्धिकरण करना है उस कोलाइडी विलयन को इस थैले में भर लेते हैं और इस थैले को जल से भरे हुए एक पात्र में किसी आधार से लटका देते हैं। फिर हम इसमें जल की तेज धारा प्रवाहित करते हैं। जल की तेज धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है? जो अशुद्धियों के कण हैं वो तेजी से विसरित होकर इस थैले में से बाहर निकल जाते हैं और जल के साथ बाहर निकल जाते हैं। केवल जो अपने पास जो थैला है इसमें कोलाइडी विलयन रह जाता है। तो दोस्तों ये विधि है अपोहन। लेकिन हम जानते हैं अपोहन बहुत धीमी प्रक्रिया है, बहुत धीमी गति से इसमें कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण होता है। यदि हमको इस प्रक्रिया को तेज करना है, जब अपोहन की प्रक्रिया को विद्युत क्षेत्र लगाकर तेज किया जाए कि तेजी से यह क्रिया हो, तेजी से कोलाइडी विलयन में से अशुद्धियां बाहर निकल जाए, तब हम इस क्रिया को क्या नाम देते हैं? विद्युत अपोहन। तो दोस्तों विद्युत अपोहन में क्या होता है? जो अपोहन की प्रक्रिया है इसी में विद्युत क्षेत्र लगाकर इस क्रिया को तेज किया जाता है। हमने इसमें विद्युत क्षेत्र, यदि हम इसी का डायग्राम बनाए, हमने इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। एक इलेक्ट्रोड अपने पास ये है, ये इलेक्ट्रोड लगा दिया एक, और एक इलेक्ट्रोड हमने ये लगा दिया। ये 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हमने। एक को जोड़ दिया हमने प्लस टर्मिनल से, जिसको प्लस टर्मिनल से जोड़ा है उसको हम कह देंगे एनोड। एनोड की तरह काम करेगा ये। और एक जो ये इलेक्ट्रोड ये है इसको हमने माइनस टर्मिनल से जोड़ दिया, और बताओ ये किसकी तरह काम करेगा? अपने पास कैथोड की तरह। ये कैथोड है। अब इसमें वैद्युत अपघट्ट की अशुद्धियां हैं। जैसे हमने मान लिया इसमें KOH की अशुद्धियां हैं, तो बताओ अपने पास K प्लस OH माइनस, K प्लस OH माइनस, K प्लस OH माइनस,
अब बताओ, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, विद्युत क्षेत्र लगाओगे, तो ये अशुद्धियां बाहर निकलेंगी इसमें, लेकिन ये क्रिया फिर तेजी से होगी। अब इसमें जो आयन है, बताओ जो ये धनायन है, ये तो तेजी से किसकी ओर गमन करेंगे? कैथोड की ओर। और जो ऋणायन अपने पास है OH-, ये तेजी से कहां गमन करेंगे? एनोड की ओर। क्रिया वही है, बस हमने विद्युत क्षेत्र लगाकर इस क्रिया को तेज कर दिया। और जब विद्युत क्षेत्र लगाकर इस क्रिया को तेज किया जाता है, तो बताओ इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? विद्युत अपोहन। ये दूसरी विधि है। दोस्तों हम तीसरी विधि देखते हैं, अति सूक्ष्म निस्पंदन विधि क्या होती है। इस विधि के द्वारा जो अपने पास कोलाइडी विलयन है और उसमें जो वैद्युत अपघट्टकीय अशुद्धियां हैं, उन वैद्युत अपघट्टकीय अशुद्धियों को कैसे अलग करते हैं। तीसरी विधि, वैद्युत अपघट्टकीय अशुद्धियां, इनको किस तरीके से अलग किया जाता है। यदि हम बात करें, अपने पास ये साधारण फिल्टर पेपर है, ये हमने एक साधारण फिल्टर पेपर की संरचना बनाई, ये अपने पास साधारण फिल्टर पेपर है। साधारण फिल्टर पेपर में क्या होता है, यदि हम इसका एक नाम दें तो हम इसको साधारण फिल्टर पेपर भी कह सकते हैं, या इसको हम साधारण निस्पंदक पत्र भी कह सकते हैं। दोस्तों इनमें छिद्रों का जो आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है। साधारण फिल्टर पेपर, इन छिद्रों में से कोलाइडी विलयन भी विस्तृत हो जाते हैं। इन छिद्रों में से होकर वैद्युत अपघट्टकीय अशुद्धियां भी बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि इनके छिद्रों का आकार बड़ा है। और हमको क्या करना है? हमको केवल यह जानना है कि सब वैद्युत अपघट्टकीय अशुद्धियां तो निकल जाए, लेकिन कोलाइडी विलयन या कोलाइडी कणों की अशुद्धियां, कोलाइडी कण बाहर नहीं निकले। तो हम क्या करते हैं, जो ये साधारण फिल्टर पेपर होता है, इसको कोलोडियन में संसेचित करते हैं। कोलोडियन में संसेचित किया जाता है। अब कोलोडियन किस तरीके से बनाए जाते हैं यह भी हम देखेंगे। कोलोडियन में संसेचित किया जाता है। जब हम इस फिल्टर पेपर को कोलोडियन में संसेचित करते हैं तो इनके जो छिद्रों का आकार होता है वो बहुत ही छोटा हो जाता है। जो फिल्टर पेपर का जो छिद्रों का आकार बहुत बड़ा था, इनके छिद्रों का आकार जो होता है वो बहुत ही छोटा हो जाता है। अब दोस्तों छोटा होने से क्या होगा? छिद्रों का आकार छोटा होने से यह होगा कि जो कोलाइडी कण है वो तो इन छिद्रों में से होकर बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन जो इसमें वैद्युत अपघट्टकीय अशुद्धियां हैं वो इनमें आसानी से इनमें से होकर विस्तृत हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। हमको करना भी यही है कि कोलाइडी कण तो बाहर नहीं निकले, लेकिन कोलाइडी विलयन में जो वैद्युत अपघट्टकीय अशुद्धियां होती हैं वो बाहर निकल जाए। तो वह विधि जिसके द्वारा कोलाइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धियों को अति सूक्ष्म छिद्र युक्त फिल्टर पेपर में से अलग करते हैं, विस्तृत करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो इस विधि को बोलते हैं अति सूक्ष्म निस्पंदन। इस विधि में हमने क्या किया कि जो कोलाइडी कण है वो तो साधारण फिल्टर पेपर में आसानी से बाहर निकल जाते हैं, वैद्युत अपघट्ट भी बाहर निकल गए उसके साथ साथ, क्योंकि यहां छिद्रों का आकार बड़ा है। फिर हमने क्या किया, इस फिल्टर पेपर को कोलोडियन में संसेचित किया। कोलोडियन में संसेचित करने पर इन छिद्रों का आकार हो गया छोटा। आकार छोटा होने पर कोलाइडी कण तो इन छिद्रों में से होकर बाहर नहीं निकलते, लेकिन इनमें जो वैद्युत अपघट्टकीय अशुद्धियां होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। इस विधि को बोलते हैं अति सूक्ष्म निस्पंदन। अब हम देखते हैं कोलोडियन कैसे बनाते हैं। कोलोडियन को बनाने के लिए ईथर और एल्कोहल में 4% नाइट्रोसेलुलोज मिलाया जाता है। इस तरीके से कोलोडियन को बनाते हैं। तो दोस्तों कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की ये 3 विधियां हैं। पहली विधि थी अपोहन, दूसरी विधि थी विद्युत अपोहन और तीसरी विधि है अति सूक्ष्म निस्पंदन, जिनके द्वारा हमने कोलाइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धियों को दूर किया है।